नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ किरण। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और बड़े मुद्दों के साथ हम जुड़ते हैं आप लोगों के साथ, और हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट भी जुड़ते हैं जिनसे हम चर्चा जो है वो करते हैं, मुद्दे को समझने की हम कोशिश करते हैं। आज का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है और कानूनी लिहाज से हर कोई इस बात को जो है वो जानना चाहता है कि आखिरकार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, जो कि कई मामलों में जो है दोषी पाए गए हैं, कारागार में है अभी, यानी कि सुनहरिया जेल में वो है, और वहां से बार बार लगातार उनको पैरोल दिया जाता है, यानी कि पैरोल दे करके उनको वो छूट मिल जाती है। और देखिए, इस बार जो उनको छूट दी गई है वो तकरीबन जो है वो 40 दिनों की पैरोल मिल गई है। ऐसे में कहा यह जाता है कि कानून जो है वो व्यवहार को देखता है, और उस वक्त में जो व्यवहार जिस तरह से शांत होता है, जिस तरह से एक अच्छा व्यवहार किया जाता है, डिसेंट तरीके से, कोई अगर अपराधी है वो अगर जेल में रह रहा है तो उसको पैरोल दे दिया जाता है। लेकिन 14 से 15 बार पैरोल का मिलना अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। उसको लेकर के कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये कहते हैं ये कानून के समान व्यवहार पर सवाल खड़े करता है। ज्यादा बातचीत के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने खास मेहमान का, जो हमारे साथ जूही जी जुड़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है। बहुत आपका जूही जी। और थैंक जो ये यू सो पैरोल, मच। जी, जो ये पैरोल दिया गया, कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, आपने जैसे कि बिल्कुल शुरुआती स्टेटमेंट में सही बोला कि पेरोल हमारे जो कानून में एक प्रावधान है वो इसीलिए है कि जहाँ पे भी जो अक्यूज्ड होते हैं, जहाँ पे भी जो लोग ये प्रिजनर्स हैं जो अच्छी अपनी बात रखते हैं और अच्छा स्वभाव रखते हैं, तो उनको ऐसी चीज़ों में कुछ कुछ दिनों के लिए बीच में छोड़ा जा सकता है, और जिसकी एक रीजनिंग दी जा सकती है कि क्या रीज़न है। लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन केसेस में जहाँ पे स्पेसिफिकली रेप जैसे क्राइम में जो ये अपनी सजा जूझ रहे हैं या जिस तरह से ये जेल में बंद हैं, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे इतना बड़ा और इतना संगीन जुर्म है और उसके बाद अगर बावजूद अगर इतनी छोटे छोटे समय पे और बहुत ही जल्दी, जिस तरह की हम देख रहे हैं 14 टाइम इन्हें पहले भी मिल चुका है, तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगता है। बट क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमारे कानून ऐसी एक ये देता है, प्रावधान है जहाँ पे आप अपने लीगल राइट्स हैं हर प्रिजनर्स के, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं ऑन सम पर्टिकुलर ग्राउंड्स, या कुछ ऐसे अगर आप दिखाते हुए कि आपका बिहेवियरल एक्ट सही रहा है, तो वहाँ पे कोर्ट जनरली ऐसे केसेस में दे देती है। जी, लेकिन जूही जी, अगर हम गुरमीत राम रहीम के इसके पहले की किरदार, उसके व्यवहार को अगर हम देखें, तो बहुत शांत स्वभाव से वो जिस तरह से लोगों को अपना एक फॉलोअर्स वो बना लेते थे। तो ऐसे में सवाल ये है, क्योंकि कई सारी अगर साधवियां उनके आसपास थी, वहां पर लोग रह रहे थे, लोग अपने परिवार की महिलाओं को वहां पर भेजते थे, तो कहीं ना कहीं उनके एक व्यक्तित्व, उनके व्यवहार को देख करके कि नहीं, ये शांत स्वभाव के हैं, हमें तो ज्ञान देते हैं, ये भगवान से हमें जोड़ करके रखते हैं, तो ऐसे में ये कानून को ध्यान नहीं रखना चाहिए? या जो भी जज इस तरह से पैरोल जब दे रहे हैं तो इसको एक ध्यान में नहीं रखा जा सकता कि इन्होंने तो पहले भी ऐसा ही व्यवहार किया, और इसी व्यवहार की वजह से उन्होंने गलतियां भी की, उन्होंने रेप जैसे जो है कुकृत्य को अंजाम दिया। अब इनको पैरोल देना कहीं ना कहीं एक असमानता कानून के अंतर्गत में चीजें आएगी। जी किरण जी, देखिए इस चीज में मैं बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपका स्वभाव पहले जो भी रहा हो और आपने अगर हम्म। किसी तरह से इल्जाम दिया है ऐसे कुकर्मों को, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप दोबारा पेरोल पे बाहर जा रहे हैं और आप वही फॉलो कर रहे हैं तो आप रेप जैसा कानून जो एक जुर्म है वही करेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो पहले वो साथियों के साथ रहते थे या जिस तरीके हम्म। से पहले उन्होंने ऐसे अपने जो चाल चलन उनका रहा है, उसके बाद अगर आप वो पेरोल पे छूटते हैं तो क्योंकि वो दोबारा अगर किसी पूजा पाठ में या शादियों के साथ रहते हैं तो दोबारा वो रेप जैसे इल्जाम को दोबारा देंगे। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देखिए देना पड़ता है हर, क्योंकि जब तक आप समझ सकते हैं कि ये एक राइट है प्रिजनर का जो उसको मिलता है, और अगर कहीं ना कहीं आप उस राइट का इन्फ्रिंजमेंट करते हो या कहीं भी जाके अगर आप उसको ब्रीच करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कंडीशंस लगाती है कोर्ट, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर छूट गए और आप
आपको दोबारा जो है आपको दोबारा जेल का रास्ता नहीं देखना पड़ सकता। जी बिल्कुल आपको जेल का रास्ता देखना पड़ सकता है। ऐसे पूरी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ती है जो कोर्ट आपको पेरोल देते वक्त लगाती है। ये उसी तरह से हो गया जिस तरह से लोग बेल पे बाहर रहते हैं कि कंडीशन दी जाती है कि ये कंडीशन है जो आप पूरे टाइम फुलफिल करेंगे तो ही आपको बेल मिलेगी। इसी तरह से पेरोल और फरलो का भी काम कर चलता है कि आपको कुछ कंडीशंस कोर्ट देती है, वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है और अगर आप नहीं करते तो आप दोबारा जेल के रास्ते को देखना आपको पड़ेगा। जी, लेकिन ऐसे में जो कई एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं, या फिर एक हम विपक्षी दलों की भी बात कर ले, एक राजनीतिक रूप तो देने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसे में ये बताइएगा जूही जी कि वो कह रहे हैं ये समान व्यवहार नहीं है। किसी को दोषी ठहरा दिया गया तो कम से कम 14 से 15 बार इस तरह से पैरोल देना, ये अपने आप में एक गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और क्या इसका कोई लिमिटेशन है? अदरवाइज फिर सजा का मतलब क्या बनेगा कि अगर 14 दिन, 40 दिन, 15 दिन, 50 दिन आप जो है फिर बाहर ही रह जाएंगे। ये तो फिर आपकी इच्छा के अनुसार हुआ कि आपने अपना व्यवहार अच्छा कर लिया, फिर आपको मौका मिला, आप बाहर चले जाते हैं, फिर 40 दिन के बाद आप अंदर आ जाते हैं। तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि ये तो हमारे घर की तरह है हमारा जेल भी, कि हम जब चाहे तब बाहर निकल सकते हैं। एक लिमिटेशन तो चीजें होनी चाहिए ना। देखिए, जबकि ऐसी कोई लिमिटेशन मैं ये नहीं कह सकती कि लिमिटेशन रखी जाए, क्योंकि ये देखिए ये तो आपका राइट है। जब जब कोर्ट को लगेगा कि आपको जरूरत है, आप ग्राउंड्स फॉलो कर रहे हैं, आप एक लिमिटेशन, आप बाहर जाने के लिए कुछ आप पे पाबंदियां हैं उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको ये अलाउ करा जाएगा। ये टोटल डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। इसमें क्रिमिनल कंडक्ट देखा जाता है, क्रिमिनल की किस तरह से मानसिकता है, क्रिमिनल ने किस तरह का अपना उसने बिहेव किया है, क्या उसका पास्ट रहा है, किस तरह से वो जेल में कैदियों के साथ बिहेव करता है। ये बहुत सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट इन सब चीजों पे एक निर्णय लेती है कि उसको बाहर जाने की क्या जरूरत है, क्या ग्राउंड्स हैं, क्यों वो जाना चाहते हैं, क्या उनको ऐसी अर्जेंसी है, नीड है। तो ये सारी चीजें देखते ही कोर्ट इस तरह के फैसले लेती है। बट क्योंकि आपका कहना भी सही है कि जिस तरीके से अगर हम इतने टाइम अगर हम देखेंगे किसी भी कैदी को आना जाना अपनी मर्जी से या अपने टाइम से या अपने जरूरत से, अगर वो इस तरह से करता रहेगा तो कहीं ना कहीं एक जो हमारा जो एक जो जरूरत है जेल जाने की या जेल में जाके सीखने की या चेंज होने की, वो फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन देखिए कितने, मैं बताना चाहूंगी ऐसे कितने ऐसे केसेस रहे हैं जहां पे लोगों ने ऊपर तक सुनवाई करी गई है। प्रेसिडेंट के पास भी जब आप जाते हैं कि हमारी सजा को कम करा जाए, तो ऐसे केसेस में भी कहीं ना कभी कुछ ना कुछ देखेंगे कि हमें रिलीफ मिल ही जाता है। तो ये कहना कि क्योंकि ये इनके ऊपर एक जी टैग बिल्कुल। लगा हुआ है। आप जिसका एग्जाम्पल दे रही हैं वो कोलकाता का एक रेपिस्ट, मतलब रेप का दोषी पाया गया था, उसने गुहार लगाई। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि वहां तो राष्ट्रपति ने जो देखी चीजें उसके हिसाब से उन्होंने जो है उसको वो राहत नहीं दी, यानी कि जो कोर्ट की तरफ से दिया गया फैसला वही बरकरार यहाँ पर रह गया। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, ऐसे में फिर तो राम रहीम की चीजों को भी कोर्ट के ऊपर ले जाने की जरूरत है कि आप इतनी बार क्यों इनको पैरोल दे रहे हैं, क्या देने की जरूरत है, ये नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा सजा का फिर अर्थ क्या रह जाता है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। स्टेट के पास पूरी पावर है उस चीज को आगे हाई कोर्ट में ले जाने के लिए या उस चीज के अगेंस्ट एक याचिका दर्ज करने के लिए स्टेट के पास पूरी पावर है। किसी भी टाइम को लिबर्टी भी है कि वो एक एप्लीकेशन मूव करी जा सकती है कि ये नहीं कर रहे हैं रिजॉल्व उस चीज का, या वो ग्राउंड्स नहीं मान रहे हैं, या इनको जरूरत नहीं मिलनी चाहिए इस तरह से, इनको इस तरीके का जी, व्यवहार इनका ठीक नहीं है। पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि स्टेट भी जो है वो जो स्टेट से मतलब मेरा वो है कि जो आपके अगेंस्ट जो जो आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है वो कुछ एक्शन ले उस चीज पे। इसमें अगर उनके पीड़ित कुछ अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि जी पीड़ित को अगर बिल्कुल। लग रहा हो। हाँ, जी इसमें इसमें ऐसा है ना, देखिए कंप्लेनेंट जो होती है, जो पीड़ित होती है, विक्टिम होती है, उनकी तब तक गवाही मैटर करती है या वो अगेंस्ट नहीं है अगर उनका, देखिए इसमें एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। ये जुडिशरी की अपनी डिस्क्रिशन है। अगर प्रिजनर ठीक है, उसका व्यवहार सही है, उसको कोई अर्जेंसी है, वो सारी कंडीशंस मानने को तैयार है, जिसमें से एक कंडीशन भी है कि आप पीड़िता को अप्रोच नहीं करेंगे, आप पीड़िता के जो विक्टिम है उनके फैमिली को अप्रोच नहीं करेंगे, उनको थ्रेटन नहीं करेंगे। अगर ये सारी चीजें उसी तरीके से चल रही है तो उसमें कोई एनओसी स्पेसिफिकली जुडिशरी को लेने की जरूरत नहीं है किसी कंप्लेनेंट से कि आप मुझे एनओसी दे तो मैं उनको बेल बेल दूंगा या फरलो दूंगा या पेरोल दूंगा। तो ऐसे केसेस में जहां
पे अगर आपका पीड़िता से कोई कांटेक्ट रहा ही नहीं है और आप ऑन बॉन्ड दे रहे हो इस चीज को कि हम नहीं करेंगे, तो ऐसे केसेस में फिर जो अर्जेंसी को देखते हुए और ग्राउंड्स फुलफिल होते हुए कोर्ट जनरली ऐसा डिस्क्रिप्शन पास कर देती है। नहीं जूही जी, एक उन्नाव रेप केस है, उसका उसके बारे में आप भी जानती होंगी, और अभी हाल बहुत फिलहाल में चर्चा में। जमानत जो है वो दे दी। बिल्कुल। और आपने देखा था कि किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन पीड़िता की तरफ से और साथ में जो जांच दल है उनकी तरफ से जब ये याचिका दायर की गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भले ही दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आप 5 मीटर के दायरे तक पीड़िता के गांव के भी आसपास नहीं रहेंगे, लेकिन क्या ये संभव है? आज भी पीड़िता जो है वो रो रही है, कह रही है कि हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि गुरमीत राम रहीम, हम उनको जानते हैं कि किस तरह का वर्चस्व है, और हमने देखा कि जब सुनवाई हो रही थी तो किस तरह से लोग जो है सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद कोर्ट को जो है उनका फैसला और तमाम जिरा की चीजें जो है वो उनको इसमें करानी पड़ी थी, ऑनलाइन चीजें सब कुछ। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि अभी के वक्त में कुछ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, या डराया धमकाया नहीं जा सकता है? हाँ, वक्त भले ही लंबा हो गया हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पीड़िता को या उसके परिवार को डराने धमकाने की भी तो कोशिश हो सकती है। देखिए किरण जी, हमारे कोर्ट की यही ब्यूटी है कि कोर्ट सिर्फ सबूतों के आधार पे चलता है। एक हम अपना आधार बना ले या एक एप्रीहेंशन के तहत हम किसी और के लीगल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। मेरा ये कि मैं ये नहीं कह रही कि उनको अगर पेरोल मिल रही है या फरलो मिल रहा है वो सही है, लेकिन कोर्ट अपने सबूतों के आधार पे चलती है। अगर याचिका कोई ऐसी नहीं है इनके अगेंस्ट, या कोई ऐसी वारदात नहीं की गई है, या कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा एविडेंस नहीं स्टेट दे पाई है जहां पे इन्होंने बाहर निकल के याचिका के कंप्लेनेंट को या अग्रीव्ड को या विक्टिम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी गई है, तो उस आधार को आप सिर्फ ये सोच के कि कल को ये बाहर जाएंगे तो ये करेंगे ऐसा, उस आधार पे आप किसी के राइट नहीं रोक सकते। हमारा कानून साफ ये कहता है कि गिल्टी नॉट प्रूवन, जब तक आप प्रूव नहीं होते तब तक आप गिल्टी हो। लेकिन तो जब तक अभी कोई उन्नाव के रेप केस का ही मैं अगर जिक्र कर लूं, ये तो बहुत बड़ा एक उदाहरण के तौर पे है, क्योंकि इसी आधार पे तो कि आप कर सकते हैं, आप प्रेशराइज कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली याचिका दायर की गई, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है सुनवाया, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रोका गया। तो ये भी तो एक आधार पे ही हुआ ना जूही जी? देखिए आधार हुआ, लेकिन हर केस के फैक्ट्स अलग हैं किरण जी। जरूरी नहीं है कि हम ये माने कि उस केस में अगर ऐसा हुआ तो इस केस में ऐसा नहीं होगा, तभी शायद प्रीसिडेंट्स भी सेट करे जाते हैं। ऐसे कितने मामले हैं जो नीचे कोर्ट में कुछ होते हैं और ऊपर जाके कुछ और हो जाते हैं, पलट जाते हैं। क्या इसीलिए कि हर मामला अलग है, हर केस के फैक्ट्स अलग हैं। इस केस में अगर किसी तरह की कोई एप्रीहेंशन नहीं है या किसी तरीके का कोई विक्टिम की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी गई, मैंने जैसा कि पहले भी बोला, स्टेट ने अगर कोई आवाज नहीं उठाई है, विक्टिम ने कोई आवाज नहीं उठाई है, तो फिर ऐसे केसेस में ये चीज कोर्ट मानती है कि उनका जो उनका तरीका है या जो जिस तरीके से वो मांग रहे हैं, वो हो सकता है कि वो उस चीज के मतलब वो मिल सकती है उन्हें, उनकी तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं देखी जाएगी या उनकी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो उनको इस चीज के लिए रोका जाए। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है, क्योंकि फैक्ट्स बहुत डिफरेंट है। जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं रेखा सिंह, वो भी हमसे जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। आप जो ये गुरमीत राम रहीम को, रेखा जी, ये पैरोल दिया गया और 15वीं बार ये पैरोल दिया जा रहा है, इसको किस तरह से देखती हैं? हाँ जी किरण जी, आपको भी जिस तरह से मैडम ने इस केस को डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन जिस तरीके से 15वीं बार 15 बार जब जिस तरीके से इनका मैं केस देख रही हूँ कि जो 20 अगस्त 2017 से ये एक सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, जो कि बच्ची रहती है 20 इयर्स की बच्ची, पत्रकार है, और उसकी हत्या हो जाती है। तो ऐसे अपराधियों को तो पेरोल क्या, कभी भी बेल नहीं मिलनी चाहिए, वो भी 15वीं बार बेल मिलना, यानी कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और सीबीआई के लिए भी बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे जघन्य अपराध को, इससे बड़ा तो कोई क्राइम हो नहीं सकता है। ऐसे दोषी को अगर बहुत ही इजी तरीके से उसको पेरोल अगर कोर्ट दे रही है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। मुझे तो शर्मनाक लग रही है कि क्या ये जो अक्यूज्ड है, सॉरी, ये जो राम रहीम अक्यूज्ड है, इसके बारे में जो जितना भी मैंने पढ़ा कि ये 2017 को यौन शोषण के दौरान इसका 20 साल की इसकी सजा सुनाई गई। जब इसको कस्टडी सुना दिया गया, तो किस बिहाफ पर इसको ऐसी ग्राउंड है,
ऐसे किस एविडेंस को मिटाया जा रहा है, या इसकी पावर क्या है कि इसको 15वीं बार अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है कोर्ट के लिए, और भी सीबीआई के पंचकुला कोर्ट जो रेखा देख जी, रही इसको है। फिर चुनौती जी, देगा कौन? रेखा जी, चुनौती देगा कौन? क्योंकि पीड़ित पक्ष कितना सामने आएंगे ये तो देखने वाली बात है। क्या स्टेट को इसको लेकर के कदम उठाने की जरूरत थी, जिस तरह से रेखा जी ने भी इस बात का जिक्र किया, माफ कीजिएगा जूही जी ने जिक्र किया? जी हाँ, हमारी जो मित्र है जूही जी, बिल्कुल उन्होंने सही बोला, और इसका जो डायरेक्शन है इस केस का बिल्कुल ही अलग है, उथल-पुथल है। इनको ऐसे अपराधी को बेल बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए। 20 इयर्स की कस्टडी नहीं, इसे तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से इसकी मैंने हिस्ट्री पढ़ी, इसको समराइज मैंने किया है, तो ये तो अपने आप में बहुत ही झकझोर देने वाली है एक स्टोरी है। एक बच्ची के साथ मात्र 20 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, और रेप किस ये जो अक्यूज्ड है, ये सिरसा हरियाणा का अक्यूज्ड है। क्या हरियाणा सरकार क्या कर रही है कि ऐसा इसके पास, इसने कौन से ऐसे एविडेंस को मिटाया है, इसने ऐसा क्या किया है कि इसको बार बार पेरोल पर 40 डेज जी जूही जी, अपराधी इसी चीज पे 40 दिनों तक। अगर हम देखें 2017 का जिक्र हो रहा है, ये सोचो कि कितने क्राइम को बढ़ावा दे। बिल्कुल बिल्कुल, दो साध्वियों के साथ यौन शोषण, जिसने खुलासा किया उस पत्रकार की हत्या हो जाना, और उसके बाद भी नपुंसकता का आरोप। मतलब आप सोचिए आपने क्या क्या किया, नपुंसक बनाने तक का आपने काम कर डाला अपने साध्वियों को, बाकी अन्य को, जो अनुयायी थे आपके 400 अनुयायियों को भगवान के करीब लाने के कारण आपने, मतलब आपने वो भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। चलिए, भावनाओं पे तो कोर्ट फैसला चीजें और बाकी चीजें नहीं सुनाता, लेकिन बाकी अन्य जो आरोप है या जिसमें वो दोषी करार दिया गया, 20 साल की सजा में 15 बार, मतलब आप कितना इत्तेफाक रखती है रेखा जी की बात से? जी, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत हिलाने वाले फैसले हैं, जो अपने आप में एक सवाल उठाते हैं कि इस तरह के फैसले क्यों, मतलब ऐसी क्या मजबूरी है जो आप ऐसे मुजरिम को पेरोल या फरलो पे छोड़ा जाए, क्यों? मतलब आप खुद देखिए कि जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप हैं या जिस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर बोलूंगी कि कहीं ना कहीं कोर्ट, क्योंकि जो है जानते हुए भी समझते हुए भी अपना फैसला सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस पे दे सकते हैं, तो यही एक मजबूरी हर जज के और हर न्याय प्रणाली पे रहती है कि सबको सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है, और अगर आपने सही टाइम से सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है या उस केस को नई तरीके से लीड किया गया, तो कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली पे एक प्रेशर रहता ही है। लेकिन जूही जी, इन्वेस्टिगेशन में तो कोई कमी नहीं रही, क्योंकि उसी के आधार पे तो दोषी करार दिया गया, तभी 20 साल की सजा हुई। लेकिन जो मौत की सजा की भी बात यहाँ पर करिए, क्योंकि इस तरह के जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होते हैं, उसमें अगर हम ट्रायल की बात कर ले, वो बहुत चीजें जो होती हैं, लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। वहां से अगर साइडलाइन करके 20 साल की सजा दी गई, उसमें भी बार बार अगर पैरोल दिया जा रहा है, तो ये तो अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता हुआ। तो जांच में कमी नहीं, लेकिन अब के वक्त में कोई स्टेप उठाने वाला नहीं, क्या आपको ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। जैसा कि आपने उन्नाव केस में भी देखा कि इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट गए, अगर आप नहीं जाते तो वो जो हाई कोर्ट का फैसला है वही मान्य होता, क्योंकि सामने वाले गए, उसने आवाज उठाई, स्टेट साथ खड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं तभी फैसले की आप उम्मीद लगा सकते हैं। आपके पास खुद चल के कोर्ट नहीं आएगी, कोर्ट का दरवाजा आपको खुद ही खटखटाना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि इनको पेरोल नहीं मिलनी चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि स्टेट को भी दरवाजा खटखटाना चाहिए कि इस तरह के मुजरिम को इस तरह की नहीं देनी चाहिए पेरोल इतनी रेगुलर तरीके से। तो ये अपने आप में सरकार पे भी सवाल उठता है कि क्यों क्यों। रेखा जी, सीबीआई क्या, जैसे हमने देखा उन्नाव रेप केस मामले में सीबीआई ने अपनी तरफ से एक याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसको लेकर के सुनवाई की और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो रोक दिया फिलहाल। लेकिन ऐसे में क्या इस मामले में भी सीबीआई एक याचिका दायर कर सकती है? हाँ जी किरण जी, बिल्कुल। उन्नाव केस का जिस प्रकार का माहौल है और विक्टिम ने जिस तरीके से अपनी हिम्मत दिखाई और इसके लिए अडिग राह चुना और आगे बढ़ी, उसने जस्टिस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में आई, तो मुझे लगता है कि ये स्टेट लेवल का केस है, सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, जो कि एक टीपी डाले
ट्रांसफर पिटीशन आना चाहिए, विक्टिम को इसमें आगे आना चाहिए, विक्टिम के फैमिली को आगे आना चाहिए। 20 इयर्स कस्टडी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता है कि ऐसे अपराधी को 20 साल की सजा, अगर आप राम रहीम के बारे में अगर स्टोरी आप पढ़ो तो इसके कितने ही अपराध है, किस तरीके से इसने काम को अंजाम दिया है और किस तरीके से ये लोगों को बहलाना फुसलाना, आपने जो अभी नपुंसक वट का जो नाम लिया उसमें भी 400 लोगों का अनुयायियों को बताना, पत्रकार को बड़े तरीके से उसको मरवा देना। मैं कह रही हूँ कि अगर किसी चीज को दिखाती है एक अपराधी को, अगर जेल के सलाखों के पीछे डालने में आप पत्रकारों का, हमारे मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा सहयोग होता है, अगर इसको दिखाने के बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट में और विक्टिम को भी अगर लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा तो उसको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए और मुझे लगता है कि इसे इमीडिएटली फांसी की सजा मिलेगी। न्याय तो देखिए इस हिसाब से, इस लिहाज से कि दोषी करार दे दिए गए, 20 साल की सजा हो गई, तो विक्टिम होते हैं कि अपने आप सोचते चलिए 20 साल की सजा तो हुई, कुछ न्याय मिला, वो मौत के कटघरे तक जाने में थोड़ा सा ये करते हैं, उनको शायद लगता हो या जो भी है हम नहीं जानते, उसको लेकर कोई आवाज नहीं उठी। लेकिन अब तो पैरोल पे चीजें आ गई हैं, क्या बार बार आपका ऐसा लग रहा है जैसे वो धर्मशाला है, आप जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं? ऑब्वियसली सीबीआई एक मजाक बन गया है, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही लचीलापन है और उसमें काम नहीं किया जा रहा है, इनके एविडेंस को छुपाया दबाया जा रहा है। यस, ऑब्वियसली ये तो सीबीआई पर ही ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि आप क्या जांच कर रहे हो इस पंचकूला कोर्ट में, कि ये क्या आपके न्याय प्रणाली स्टेट की है कि जो 12-15वीं बार, ये तो इतिहास में भी ऐसी बातों को लिखनी चाहिए सरकार को। सेम हियर सरकार जो ऐसी काम कर रही है, ऐसे अपराधियों को 40 दिनों के लिए छोड़ रही है, कितने लोगों के साथ अपराध करेगा। ऑब्वियसली कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान ले सकते हैं इस मामले में, अगर कोई नहीं आ रहे हैं इसको लेकर के, पैरोल को लेकर के? बिल्कुल कोर्ट सू मोटो भी जी बिल्कुल कोर्ट सू मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आधार को देखा जाए, सारे फैक्ट समझे जाएं और कोर्ट किसी भी तरीके से, कोर्ट के पास पूरी लिबर्टी पावर है सू मोटो कॉग्निजेंस लेने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत करने के लिए, और खासतौर से लीगल तौर पर ये पूरी बातों को समझाने के लिए, पैरोल क्यों मिलता है, इसमें क्या कमियां हैं और इसको दूर करने के लिए कौन कौन अपने तरफ से एक याचिका दायर कर सकता है। तो अगर आपको लग रहा है पैरोल गुरमीत राम रहीम को मिल रहा है वो गलत है, 15वीं बार मिल रहा है, तो आप भी यहाँ पर याचिका दायर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले, कल नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होंगे, बातचीत का दौर चलेगा, पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे। थैंक यू।